हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ ज़रूरी बातें करते हैं जो कि हैं आईओसीएल के ऊपर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं, एक पीएसयू है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, किस तरीके से इसमें वैकेंसी आती हैं, कब इसमें फॉर्म फिल होते हैं और किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि किस तरीके से मेरा इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन बट उन लोगों ने फिर भी हायर नहीं किया। ठीक है, तो देखिए, ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, और इस महारत्न कंपनी में जब भी वैकेंसी आती हैं ऑन द डिप्लोमा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे, JEA जिसको हम कहते हैं, ग्रेड 4 पे। ठीक है, तो इसमें कुछ दिन पहले लगभग सितंबर के टाइम पे वैकेंसी आई थी और उसके एक महीने बाद इसका एग्ज़ाम होना था। एग्ज़ाम फॉर्म जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए होते हैं ओपन। ठीक है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म फिल करके ऑफलाइन उसको सबमिट मतलब जमा वहाँ पे सेंड करना होता है, जिस भी रिफाइनरी में आप कर रहे हैं। तो मैंने जो फॉर्म फिल किया था वो रिफाइनरी डिवीज़न में किया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 3 डिवीज़न आपको पता हो देंगे, उसमें रिफाइनरी डिवीज़न एक होता है जिसमें मैंने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, और उसके एक महीने बाद लगभग पेपर होता है। तो मेरा पेपर जो था वो 24 अक्टूबर का था, 24 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और मैंने जो रिफाइनरी का डाला था वो डाला था पारादीप रिफाइनरी का। ठीक है, और पारादीप रिफाइनरी का जब 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा पारादीप में जाके ही हुआ, भुवनेश्वर में एग्ज़ाम था मेरा, है ना। और वहाँ जब गया एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के लगभग 15 या 20 दिन बाद जो है इसका रिज़ल्ट आ जाता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं हैं। उसके बाद इसमें SPPT होता है, SPPT के बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है इसमें। तो देखिए, मेरा जो एग्ज़ाम था इसमें सबसे पहले मेरा रिटेन हुआ, जिसमें रिटेन में हर रिफाइनरी का अलग अलग प्रोसीजर है। इस बार जो है हर रिफाइनरी ने अपना अलग प्रोसीजर किया। मेरे में जो है टेक्निकल आया था 95 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आया था नॉन टेक, जबकि पानीपत रिफाइनरी में और अदर रिफाइनरी में 70 मार्क्स का टेक्निकल और 30 मार्क्स का जो है नॉन टेक्निकल आता है। ठीक है, तो मेरा जो हुआ था 95 टेक्निकल था और 5 मार्क्स का नॉन टेक था। तो टेक्निकल में क्या था, बहुत बेसिक मतलब मीडियम टाइप के क्वेश्चन थे, इतने टफ नहीं थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बेस पे थे, है ना। और इतना हार्ड भी नहीं कह सकते उन क्वेश्चंस को, मतलब डिप्लोमा लेवल पे बिल्कुल एवरेज थे वो क्वेश्चन, मीडियम लेवल जिसको हम कहते हैं, मीडियम लेवल पे क्वेश्चन वो थे। और मोस्टली उसमें जो क्वेश्चन थे वो FM के आए थे, FM में फ्लूइड मशीनरी से, और प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन थे। प्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन मतलब मटेरियल साइंस से थे, कुछ क्वेश्चन वेल्डिंग के भी थे। थर्मोडाइनमिक्स इतनी नहीं आई, HMT के भी कम थे, और FM ज़्यादा था। हाँ, सोम था, टोम था, सोम और टोम के क्वेश्चन भी थे, और FM सबसे ज़्यादा था। फ्लूइड मशीनरी लगभग 95 मार्क्स में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो थे वो FM के थे। ठीक है, तो इसमें देखिए, जब मेरा रिटन एग्ज़ाम हुआ इसमें, तो 24 अक्टूबर को मेरा रिटन एग्ज़ाम था। उसके बाद 24 अक्टूबर के बाद मेरा रिज़ल्ट जो है आया था शॉर्ट लिस्टेड के लिए, क्या इस वैकेंसी में कौन कौन लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेरा शॉर्ट लिस्टेड का आया तो मैंने देखा कि मैं उसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हैं, इसलिए मैं शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। मैंने भी इन चीज़ों पे कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब इसके मार्क्स हुए, इसके मार्क्स लगभग SPPT होने के बाद कुछ दिन बाद शो हो जाते हैं, लगभग 20 दिन के बाद इसके मार्क्स शो हो जाते हैं। ठीक है, तो लगाइए 24 को मेरा एग्ज़ाम था, उसके बाद 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, उसके बाद 15 नवंबर को, 15 दिसंबर को इसके मार्क्स हो गए, लगभग 1.5 महीने बाद। ठीक है, तब तक सारा प्रोसीजर हो गया था, SPPT हो गया, मेडिकल हो गया, सब बच्चों का सब कुछ। उसके बाद इसके मार्क्स हो गए। तो मार्क्स में जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 78, और EWS की कट ऑफ थी वो थी 73, SC की कट ऑफ थी 72, और EWS की मैंने आपको बता दी 73। ठीक है, और OBC की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 78, और जनरल की भी 78। तो मैंने जो डाला था, मैंने डाला था EWS कैटेगरी से।
तो मेरे मार्क्स जो थे वो 73 ही आए थे, ठीक है, और कट ऑफ भी 73 ही थी, जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों को मुझे शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए था। बट इन लोगों ने फिर भी मुझे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। इसका रीज़न जब मैंने पारादीप रिफाइनरी में फ़ोन करके पूछा कि ऐसा क्यों है, मुझे शॉर्ट लिस्टेड क्यों नहीं किया गया है, तो देखिए इन लोगों ने ये जवाब दिया, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो ये पारादीप रिफाइनरी में बात हो रही है ना? हाँ जी। हाँ सर, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ये डिप्लोमा के बेस पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का। हाँ। तो सर मैंने उसका अभी रिजल्ट आया, कुछ दिन पहले मार्क्स शो हुआ है। तो सर उसमें मेरे मार्क्स सर कट ऑफ तो 73 EWS की, और सर मेरे 82 मार्क्स हैं, बट मैं शॉर्ट लिस्टेड नहीं हूँ सीबीटी के लिए। नाम क्या है सर नाम है आपका? जी। कोई रिमार्क्स क्या दिखा है रिमार्क्स में? हाँ सर, रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि यू आर नॉट मीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। हाँ, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या था? सर मेरा है जूनियर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। हाँ, ऑटोमोबाइल कोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा। हमारा आर्ट के हिसाब से, ठीक है, हाँ हाँ डिप्लोमा ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, नो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ रहता है ना मैकेनिकल में, हाँ हाँ। हम वो सब कंसिडर कर रहे हैं। सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को भी नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ? मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो है ब्रांच। नहीं नहीं, कुछ किसी को भी नहीं ले रहे हैं हम। बट सर ये तो सर प्रोडक्शन को ले रहे थे, मतलब पिछले साल तो वो हुए हैं ज्वाइन 18 में। अब पिछले साल का पता नहीं बोलूंगा, ठीक है, पिछले क्या हुआ था नहीं हुआ था, पर इस साल जी से सर। नहीं ले रहे हम, ठीक है। अच्छा, बट सर हम लोग की सर अप्रेंटिस भी रिफाइनरी से ही हुई है सर, उस टाइम पर तो हम लोग को ले लिए थे अप्रेंटिस के टाइम पे। अब पता ना हो तो पता नहीं बेटा पे क्या लिया सर गया था, मैं मतलब बोला वही ना में पुराने के बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, सर पुराने हम क्या था नहीं था, सर हम लोग ठीक है। इसी साल अप्रेंटिस कंप्लीट हुई सर। अप्रेंटिस भी इसीलिए हम लोग किए थे कि आईएसएल में जॉब लेनी है, उसके चक्कर में सर हम हाँ, लोग अपने 3 वो तो एग्जाम छोड़ करके आए थे वहाँ पे एग्जाम देने। बट मैं सर समझ सकता हूँ, ठीक है, एग्जाम आपकी क्लियर करने परेशानी के मैं बाद समझ ऐसा हो सकता रहा हूँ, है सर, बहुत परेशानी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, पर मैं भी जी क्या करूँ। हमारा आर्ट में जो लिखा था हम उसी हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। सर, किस में लिखा हुआ था? हमारा एडवर्टाइजमेंट में लिखा था ना, हाँ सर। उसमें लिखा था क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें हाँ कुछ लिखा था कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ऐसा कुछ लिखा था? नहीं सर। नहीं ना। नहीं। और हमारा दूसरा कॉलम रहेगा, ठीक है, पॉइंट था कि हाँ नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर्ड बोल के, ठीक हाँ है, हाँ सर। ऐसा भी लिखा था। जी तो इस सर। ऑन दैट बेसिस आपका नहीं हो पाया। बट सर ये जो आप बता रहे हैं ना सेम, ये चीज सर पहले भी लिख करके आती थी। वो मैंने पता मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि पता नहीं पहले क्या होता था, ठीक है, हाँ, और अभी का हाँ जो सर। पॉलिसी जो है, अभी का जो है गाइडलाइंस है, जी सर। उसी उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक मतलब है। सर ये एडवर्टीजमेंट में मैं पहले से मेंशन था, इसलिए हम लोग को नहीं हुआ ना, हम लोग का हाँ हाँ, पहले से लिखा था ना ये सब चीजें। डिप्लोमा क्या जो है वो सर वेस्ट हो गया, 1 साल की अप्रेंटिस भी वेस्ट हो और गई। तो मैं समझ सकता हूँ, ये सब वेस्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, ठीक है, सर आईओसी में नहीं होगा, सर बाकी कोई जो सर ऑर्गेनाइजेशन है ना नहीं, उसमें ट्राई मैटर करिएगा। सर ये है कि आईओसीएल से अप्रेंटिस हम किए तो सर आईओसीएल में जॉब नहीं देगी सर, हम कहाँ जाएं फिर उस अप्रेंटिस को नहीं लेकर नहीं, के। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, अब क्या करें बोलो, पॉलिसी में जो लिखा हम वही फॉलो करेंगे ना अभी तो। जी सर ये सारी पॉलिसीज कहाँ से आती हैं? रिफाइनरी का जो हेडक्वार्टर वहाँ से आता है? वो सब हेड ऑफिस आता है, हमारा हेड ऑफिस में है, सब आता है, सर हेड ठीक है। ऑफिस इसका कहाँ है रिफाइनरी का? और दिल्ली में। अच्छा सर, ये गाइडलाइन सारी वहाँ से जारी होती हैं? सर जारी तो वहीं से होती है, ठीक है। जी सर। आपका नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, ठीक है। सर ऐसे बहुत से केमिकल लोग में हैं। हुआ है, मैकेनिकल में हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हुआ है, बहुत सारे केस में हुआ है सर, जी सर। केस, ठीक है। ठीक है देखो कोई सर। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करिए, देखो अगर मिलता है तो, अगर बाद में अगर आईओसी में आता है फिर भी ये जी सब सर। में बाद में जी ट्राई करिएगा, और क्या बोल सकता हूँ मैं। हाँ सर, बट सर सिचुएशन तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना। वही है ना कि अच्छा मार्क्स था, जी पर सर, क्या मतलब करें। मार्क्स सर हम अपने सारे एग्जाम छोड़ करके सिर्फ आईओसीएल पे लगे थे कि हमें जॉब लेनी है। बट सर आईओसीएल ऐसा कर गई हम लोग के साथ, बहुत बुरा लग रहा है सर, क्या करें। क्या करें, अभी हम भी हमारे हाथ ही बंधे हुए हैं ना। नहीं सर, आप आपकी गलती नहीं है, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वही है, ठीक है, फिर चलो, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि इन लोगों ने मुझे शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया, और ये लोग कह रहे हैं कि आपकी जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, जबकि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल तो है, लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने इसमें इक्विवेलेंट का शो कर रखा था, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे कि इक्विवेलेंट का इन लोगों ने शो कर रहा था, सेम यही इक्विवेलेंट का इन्होंने पुरानी जो रिक्वायरमेंट हैं 2018 की, 2019 की, इन रिक्वायरमेंट में भी इन लोगों ने यही नोटिफिकेशन क्लॉज नंबर 8 जो ये बता रहे हैं वो क्लॉज डाला था। इसके अलावा इन लोगों ने कोई भी नया मेंशन नहीं किया कि जिससे ये पता चल सके कि ये मैकेनिकल ऑटो या मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैकेनिकल आरएसी को नहीं लेंगे, ठीक है। अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ
नोटिफिकेशन में डाल रखा होता तो ये क्लियर हो जाता कि ये लोग नहीं ले रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया, जो चीज़ पहले थी वही इस बार है। तो पहले के अकॉर्डिंग सबको यही लगेगा कि ये लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन को भी हायर कर रहे हैं, ऑटो को भी हायर कर रहे हैं और मैकेनिकल आरएसी को भी हायर कर रहे हैं। जबकि पुरानी रिक्वायरमेंट में इन लोगों ने मैकेनिकल प्रोडक्शन को भी लिया है। एक जो गुजरात रिफाइनरी है उनमें एक हमारे सीनियर हैं, वो भी मैकेनिकल प्रोडक्शन से हैं और एक्स अप्रेंटिस उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो मैकेनिकल प्रोडक्शन से हैं, यूपी से हैं। उनका उसमें रिक्वायरमेंट में हुआ, तब भी तो वो लोग ले रहे थे, जबकि है तो वो भी IOCL गुजरात रिफाइनरी थी। तो जब गुजरात रिफाइनरी में भी ले सकते हैं पुरानी रिक्वायरमेंट में, और उस टाइम का मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखा रखा है, देखिए इस नोटिफिकेशन में जो है इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे। फिर भी ये लोग इक्विवेलेंट ब्रांच को इंक्लूड कर रहे थे पुरानी रिक्वायरमेंट में। बट इस बार ये लोग जो है नई रिक्वायरमेंट में इन लोगों को एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। बट इन लोगों ने फिर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि दो मैकेनिकल प्रोडक्शन नहीं लेंगे। क्या चेंज किया, बस ये बता रहे थे कि हमने इक्विवेलेंट का डाल रखा है, जबकि वो क्लॉज नंबर 8 तो इन लोगों ने पहले भी डाला था। और दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लेते नहीं हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन नहीं लेते हैं, हमें चाहिए प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये बताइए कि आप लोग प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो क्या हमारी ब्रांच जो है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, क्या वो मैकेनिकल का ही एक पार्ट नहीं है? और चलिए आपको मानते हैं कि मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटो जो है इक्विवेलेंट है और आप इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, ठीक है, जबकि हमारा AICTE यानी कि ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसलिंग एजुकेशन जो कहता है, या BTUP के द्वारा भी आप देख सकते हैं, उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मैकेनिकल प्रोडक्शन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है ना। और जबकि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का ये लिखा हुआ है कि वह एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, ना कि इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन लोगों को इक्विवेलेंट वाली ब्रांच नहीं ले रहे हैं तो इनको प्रोडक्शन लेनी ही नहीं चाहिए। और एक ऑटोमोबाइल का ऐसा कुछ भी नहीं ले रखा, तो ऑटोमोबाइल को लेना चाहिए, जबकि वो तो मैकेनिकल का एक पार्ट ही है और मैकेनिकल प्रोडक्शन इक्विवेलेंट है। बट फिर भी ये पुरानी रिक्वायरमेंट में मैकेनिकल प्रोडक्शन को हायर कर रहे थे और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल को हायर नहीं कर रहे हैं। अब यूपी गवर्नमेंट से या फिर IOCL पारादीप रिफाइनरी या जितनी भी IOCL की रिफाइनरी हैं, सबसे ये पूछा जाए कि अगर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल बच्चा अगर पेपर पास करता है और इनकी पूरी एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, तो वो बच्चा अगर उसके में ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है तो वो जाएगा कहाँ? उसका अगर PSU में नहीं होगा तो वो जाएगा कहाँ? ना तो BPCL, ना ही NPC, ना तो BPCL, ना HPCL, ना IOCL, और साथ में NPCIL भी अब मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन RAC जितनी भी इक्विवेलेंट ब्रांचें हैं इनको कंसीडर नहीं करती है, इनको हायर नहीं करती है। जब यही कंपनियां इनको हायर नहीं करेंगी तो मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैकेनिकल RAC के बच्चे ये सब कहाँ जाएंगे? और दूसरा अगर ऐसा ही है कि अगर ये लोग कहते हैं हमें मैकेनिकल प्रोडक्शन नहीं लेना है, मैकेनिकल ऑटो नहीं लेना है, तो ये लोग एक तो नोटिफिकेशन में डालें। दूसरा, जब वहाँ कॉल करके हम लोग पूछ रहे हैं तो वो लोग ये कह रहे हैं हमसे कि इसका जवाब हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको इसका जवाब? जबकि आप HR डिपार्टमेंट में हैं, आपके पास इस चीज़ का जवाब होना चाहिए कि आप पुरानी रिक्वायरमेंट में नहीं ले रहे थे और इस वाली रिक्वायरमेंट है आप लोग ले रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने एक तो कुछ भी चेंज नहीं किया, आप अपने मन से जो भी रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, कम से कम उस चीज़ को नोटिफिकेशन में मेंशन कीजिए जिससे क्लियरली पता चल सके कि आप किस ब्रांच को कंसीडर कर रहे हैं, किस ब्रांच को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल नहीं लेंगे, तो ये बताइए कि इसमें IOCL में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, और IOCL जब एक्सपीरियंस मांगता है तो इसमें एक चीज़ नोटिफाई करते हैं लोग कि IOCL से जिस बंदे ने अप्रेंटिस की हुई है तो उस अप्रेंटिस को 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। सिर्फ IOCL का ही अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट एक एक्सपीरियंस की तरह काम करता है, सिर्फ IOCL के लिए। अदर रिफाइनरीज मतलब अदर PSU के लिए नहीं करता वो काम, एक्सपीरियंस का काम। ठीक है, तो जब इन लोगों ने अप्रेंटिस हम लोगों को कराई, क्योंकि मेरे पास भी 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है IOCL का ही, गुजरात रिफाइनरी से, तो जब इन लोगों ने मुझे अप्रेंटिसशिप कराई
तब क्या इन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा कि मेरे पास मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है, जबकि देखिए मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तब इन लोगों ने मतलब नहीं कहा कि आपके पास मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है, हम आपको नहीं लेंगे। तब इन लोगों ने फिर भी हम लोगों को हायर कर लिया, ठीक है। तो अगर इन लोगों को मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन ये नहीं लेने थे, जब इनको पता है कि IOCL का सर्टिफिकेट जो है अप्रेंटिस का वो सिर्फ IOCL के लिए ही काम करता है एक्सपीरियंस का, तो इन लोगों को वो सर्टिफिकेट उसी बंदे को देना चाहिए जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, ना कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से। लेकिन फिर भी ये लोग सबको मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन RAC सबको करा रहे हैं, सबको सेम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, तभी इन लोगों को हम लोगों को रिजेक्ट कर देना था अप्रेंटिस के टाइम पे कि हम आपको अप्रेंटिस नहीं करा सकते, आप लोग हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं। फिर भी इन लोगों ने हमें अप्रेंटिसशिप कराई। जब आप लोग अप्रेंटिसशिप करा सकते हैं, उसमें हम लोगों को कंसीडर कर सकते हैं, तो परमानेंट जॉब के लिए आप लोग कंसीडर क्यों नहीं कर सकते? और करते नहीं हैं तो कम से कम उस चीज़ को नोटिफाई कीजिए उसमें, नोटिफिकेशन में। और ये जितनी भी पूरी मैंने बातें आपको बताई अभी, तो ये पूरी क्राइटेरिया जितने भी हैं सब चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस अपने खुद एग्ज़ाम दिया, खुद पूरा का पूरा एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरा मार्क्स भी 73 थे, मैंने आपको रिज़ल्ट भी शो करा दिया है, ठीक है। उसमें कट ऑफ भी 73 थी। मुझे शॉर्ट लिस्टेड करना चाहिए था, जबकि मेरा फ्रेंड जिसके 82 मार्क्स थे वो भी EWS कैटेगरी से 73 कट ऑफ को भी पार करके गया, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। अब बताइए, उसके मार्क्स तो मुझसे भी ज़्यादा थे, फिर भी उसको सिलेक्ट नहीं किया इन लोगों ने। और दूसरा कि अगर इन लोगों को नहीं लेना था तो ये लोग या तो RTI में क्लियरली करें, क्लियरली बता दें हम लोगों को हम लोग नहीं ले रहे हैं। RTI में पूछते हैं तो RTI में ये लोग ये कह देते हैं कि आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसको समझिए, जबकि नोटिफिकेशन में आप लोगों ने क्लियरली कुछ कहा ही नहीं है मैकेनिकल प्रोडक्शन का, ऑटोमोबाइल का, तो हम लोग कैसे मान रहे हैं इस चीज़ को? और डाला भी है तो वो लोग आप पहले से डालते आ रहे हैं सेम वही चीज़, कुछ तो उसमें डिफरेंट डालिए जिससे हम लोगों को पता चले कि आप लोग नहीं लेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन को। या तो क्लियरली लिख दीजिए कि मैकेनिकल प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेम यही दिक्कत केमिकल ब्रांच के साथ में ये लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों ने एक नया रूल क्या कर दिया है कि इस साल से ये लोग मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन और RAC में अप्रेंटिस कराना भी बंद कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग इस साल से बंद कर रहे हैं, सब काम सही तरीके से कर रहे हैं। जब आप लोग पुराने तरीके भी कर रहे थे, ठीक है, तो तब आप लोगों को अब ये बताइए कि जो पुराने बच्चे हैं जो पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं उनका क्या होगा? या तो आप लोग इस चीज़ को मेंशन कीजिए, मेंशन नहीं कर सकते हैं तो आप जो पुराने बच्चे हैं, जो इस बार से पुराने बच्चे हैं, उनको एलिजिबल कीजिए कि इस साल से इस साल तक के बच्चे सब के सब मैकेनिकल ऑटो या प्रोडक्शन RAC के जो हैं माने जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही, और इनको आगे प्रोसीजर के लिए पढ़ाया जरूर जाएगा, इनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे पता चल सके, क्योंकि जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में जो डिप्लोमा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ही कराती है। अदर स्टेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं वो अपने यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के जो लड़के मैकेनिकल के हैं, जो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग PSU में नहीं जा सकते तो उनको गवर्नमेंट जॉब का मौका कहाँ मिलेगा? वो बच्चे कहाँ जाएंगे मैकेनिकल के? जबकि सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है। एक आगरा और एक था आजमगढ़। ये 2 कॉलेज तो मुझे याद है, तीसरा मुझे नहीं याद है। तो ये 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराते हैं। बाकी के अदर एक भी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कराता हो। तो अब बताइए, बाकी के जो बच्चे हैं या एडेड कॉलेज के या प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं वो सभी कहाँ जाएंगे? इनका डिप्लोमा करना तो एक तरीके से बेकार ही हो गया। हमने अप्रेंटिस की, वो हमारी अप्रेंटिस बेकार हो गई, ठीक है। और IOCL की अप्रेंटिस सिर्फ IOCL में काम देती है 1 साल के लिए, तो हम लोगों ने जो अप्रेंटिस की वो हमारी वेस्ट हो गई एक तरीके से। तो बताइए अब हम लोग क्या करेंगे इस अप्रेंटिस का? 1 साल हमारी वेस्ट हो गई, वो वापस तो नहीं आ सकती। तो IOCL को इसका जवाब देना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस चीज़ का IOCL जवाब नहीं दे रही है तो आप लोग इस पर RTI वगैरह डाल के देखें। अगर आपको भी जवाब नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।